नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। यहां पर हम बात करेंगे 10 ऐसी बड़ी खबरों की जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से, मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट आ रही है हाइड्रोजन ट्रक को लेकर, जहां अशोक लेलैंड ने यह अनाउंस किया है कि 2027 तक वो इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक कमर्शियली लॉन्च करेंगे। हाइड्रोजन को क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, जिसका बाई प्रोडक्ट सिर्फ पानी होता है। यानी कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल ट्रक में या व्हीकल में जलाने के बाद उसमें से धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी निकलता है। ये ट्रक्स डीजल ट्रक के ऑल्टरनेटिव बनेंगे और ट्रेडिशनल ट्रक फ्यूल कंजम्पशन को 50% तक रिड्यूस करेंगे। साथ ही इंडिया की जियोग्राफी भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है और गवर्नमेंट भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पीएलआई स्कीम और हाइड्रोजन व्हीकल पर जीएसटी को 12% से रिड्यूस करके 5% करके इस हाइड्रोजन इनिशिएटिव को पुश कर रही है। अगली अपडेट आ रही है डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम को लेकर, जहां श्री रेफ्रिजरेशन नाम की एक लिस्टेड कंपनी डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट में टॉप 3 प्लेयर में आने का प्लान कर रही है। कंपनी इससे पहले डिफेंस कूलिंग में वॉरशिप्स और सबमरीन्स के लिए काम करती थी, लेकिन अब उन्होंने कनाडा की एक कंपनी स्मार्ट चिलर्स के साथ एमओयू साइन किया है। स्मार्ट चिलर्स ये कंपनी ऑयल फ्री मैग्नेटिक बियरिंग चिलर्स में ग्लोबल लीडर है। ये टेक्नोलॉजी इफिशिएंट और लो मेंटेनेंस कूलिंग प्रोवाइड करती है। साथ ही श्री रेफ्रिजरेशंस के मैनेजमेंट का यह कहना है कि इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है और अगले 3 से 5 साल में डेटा सेंटर कूलिंग उनके रेवेन्यू का 10 से 15% कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अब आइए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है इज्मो माइक्रो को लेकर। इस कंपनी को ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में किसी और अपडेट के लिए कवर किया था, लेकिन अब इज्मो ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी के जरिए एक गैल्वेनिक आइसोलेटेड हेक्स ब्रिज इन्वर्टर डेवलप किया है। इस इन्वर्टर में इंटीग्रेटेड कंट्रोलर्स और ड्राइवर्स होते हैं जो फेज 3 सर्वो बीएलडीसी मोटर्स के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो इससे सेफ्टी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ईवी, एरोस्पेस और डिफेंस में किया जा सकता है। कंपनी का यह कहना है कि इस प्रोडक्ट का वैलिडेशन भी हो चुका है और यह प्रोडक्ट उन्हें हाई पावर मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी में एक सीरियस ग्लोबल प्लेयर बना सकता है। अगली अपडेट आ रही है एएसएम टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जहां इस कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के गाइडेंस डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें कंपनी करीब 250 करोड़ एक नई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए इन्वेस्ट करेगी। इस एमओयू के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंपनी को 5 एकड़ जमीन दी है, जहां ये मॉडर्न फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसका फोकस होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार और सेमीकंडक्टर के लिए डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना। ये एक्सपेंशन मेक इन इंडिया और सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के साथ अलाइन होता है, जहां गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। अगली अपडेट आ रही है यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ से, जहां इस कंपनी के पास ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में करीब 2300 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स का नेटवर्क है। वहीं प्रमोटर्स 2028 तक ये बेड कैपेसिटी को 3000 तक पहुंचाने का प्लान कर रही है। कंपनी ने पिछले कुछ समय से कई सारे फंड रेस करके अलग अलग जगहों पर छोटे हॉस्पिटल्स को अक्वायर किया है और हाल ही में आगरा के शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को भी इस कंपनी ने 260 करोड़ में एक्वायर किया है। इतना ही नहीं, अगले 3 साल में यथार्थ 1500 करोड़ का केपेक्स और प्लान कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने भी रिसेंटली ही कंपनी में 1.14% का स्टेक एक्वायर किया है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली अपडेट पर, जो है सोलार सेक्टर की तरफ से, जहां इंडिया के सोलार सेक्टर में अब एक नया ओवर सप्लाई का रिस्क सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई सारे नए सोलार पार्क और प्लांट बने हैं, लेकिन सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड में उतना ग्रोथ अब नहीं है और इसी वजह से कंपनीज का रेवेन्यू और मार्जिन भी गिरने की संभावनाएं हैं। साथ ही केपेक्स पर अब कम रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स का यूटिलाइजेशन भी अब कम हो रहा है और इसीलिए नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी अब डिले या कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे में वो कंपनीज जो सोलार सेक्टर में ईपीसी का काम करती है या फिर सोलार सेल को बाहर से इंपोर्ट करके सोलार पैनल को सिर्फ असेंबल करती है, ऐसी कंपनियों के लिए रिस्क अब बढ़ सकता है। लेकिन जो कंपनी स्क्रैच से सोलार पैनल बना रही है, जैसे कि वारी और अदानी, उनके लिए उतना खतरा नहीं है। पर ध्यान रहे, इन कंपनीज की वैल्यूएशन अभी फिलहाल काफी महंगी है और ग्रोथ रेट भी काफी स्लो है। बाय द वे, आपके पोर्टफोलियो में सोलार सेक्टर की कौन सी कंपनी है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है डेटा सेंटर को लेकर, जहां गवर्नमेंट ने हाल ही में ड्राफ्ट नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को रिलीज किया है, जिसके तहत डेटा सेंटर कंपनीज को अगले 20 साल तक टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। हालांकि ये बेनिफिट हर कंपनीज को डायरेक्टली नहीं मिलने वाला, बल्कि जब भी कोई कंपनी नई कैपेसिटी बिल्ड करेगी
या पावर एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी या फिर नए जॉब्स क्रिएट करेगी, तभी उन्हें ये टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही इस पॉलिसी के तहत कूलिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर जीएसटी क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे कंपनीज का ऑपरेशनल कॉस्ट भी अब कम होगा। ये पॉलिसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एफिशिएंसी, जॉब क्रिएशन और एआई मॉडलिंग इकोसिस्टम को बूस्ट कर सकती है। अगली अपडेट आ रही है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेकर, जहां गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में करीब 12,000 से 16,000 करोड़ के बजट पर एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जिसका मेन फोकस होगा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट को अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करना। इस पॉलिसी के तहत टनल बोरिंग मशीन्स, रोपवे सिस्टम्स, जेसीबीज, टावर क्रेन्स, क्राउलर क्रेन और इंजिन मैन्युफैक्चरिंग को एक स्पेशल पुश मिलेगा। और इस स्कीम का फायदा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, संघवी मूवर्स और त्रिशक्ति जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज को हो सकता है। अभी रिसेंटली इंडिया के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की 50% डिमांड इंपोर्ट से पूरी हो रही है। इसीलिए इस पॉलिसी का गोल है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें और अपने देश में ही हाई एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करें। अगली अपडेट आ रही है इंटरेस्ट रेट को लेकर, जहां यूएस फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2025 में पहली बार इंटरेस्ट रेट कट किया है। फेड ने 25 बेसिस पॉइंट कट करके इंटरेस्ट रेट को करीब 4 से 4.25% की रेंज में कर दिया है। ये स्टेप एक नई रेट कट साइकिल की शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। इस खबर से इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी तुरंत एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया, जहां सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर गया और निफ्टी 25,400 को क्रॉस कर गया। लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और साथ ही ये सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। अगली अपडेट आ रही है जेबीएम ऑटो लिमिटेड की तरफ से, जहां कंपनी ने आईएफसी यानी कि एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप से करीब $100 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। और ये पैसा यूज होगा करीब 1450 इलेक्ट्रिक बस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिन्हें प्रधानमंत्री ई बस सेवा स्कीम के तहत महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किया जाएगा। जेबीएम ऑटो आज इंडिया का एक लीडिंग ई बस मैन्युफैक्चरर बन चुका है और कंपनी अब तक करीब 11,000 बसेस डिप्लॉय कर चुकी है। कंपनी के पास दिल्ली एनसीआर में एक डेडिकेटेड ई बस प्लांट भी है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है करीब 20,000 यूनिट्स। और ये चाइना के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ई बस प्लांट है, इसीलिए इस कंपनी को स्टडी किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस हफ्ते की संडे मार्केट न्यूज सीरीज की एपिसोड नंबर 5 की 10 खबरें यहीं समाप्त होती है। और आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।